हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो आज के इस पार्ट्स में हम देखेंगे फेडरलिज्म का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, पिछले चैप्टर जो हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में देख चुके हैं, पावर शेयरिंग में ये दिखाया गया था आपको कि हम दो कंट्री जो हम लिए थे, एक बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, तो बेल्जियम जो क्या किया था, बेल्जियम अपने पावर को शेयर कर दिया था, लेकिन श्रीलंका क्या किया था, श्रीलंका अपने पावर को जो है सिंहला के पास ही कंसंट्रेटेड रहने दिया था। ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में जो हम लोग पावर देख रहे थे, वो पावर जो है दोनों के बीच में एकदम कंट्रैक्शन दिखा था। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे दो कंट्री के बीच में पावर को शेयरिंग होते हुए देखे थे। आखिर बेल्जियम किस तरह पावर को शेयर किया और श्रीलंका किस तरह पावर को शेयर किया। तो बेल्जियम में यही दिखा था कि बेल्जियम जो है यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया गया था। ठीक है, यानी कि वहाँ का जो पब्लिक था, बेल्जियम का जो पब्लिक था, वो चाहता था कि फ्रेंच और डच दोनों आपस में मिल के रहें। ठीक है, जिसके कारण ये सारा पावर जो है सेंट्रल्स टू स्टेट और स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट में वो चेंज कर दिया, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे थे वहाँ पे क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जो हम श्रीलंका में देखने को मिला, क्या श्रीलंका जो है सारा पावर्स को है ऑल प्रैक्टिस पर्पस रखा। ऑल प्रैक्टिस पर्पस कहने का मतलब हो गया क्या कि पूरा जो है अपना पावर को सिंहला में ही कंसंट्रेट रहने दिया, ये माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के ऊपर नहीं लाने दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो है हम श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में ये सब कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिला। तो यानी कि फाइनली जो है हमको समझ में आ गया था कि बेल्जियम और श्रीलंका जो है दोनों में ये देखने को आया था कि बेल्जियम में अगर अच्छे से पावर शेयर करते हैं तो मेरा देश जो है एक यूनाइट होकर के रह सकता है। लेकिन वही चीज़ श्रीलंका में देखा गया कि पावर शेयरिंग को जितना कम करेंगे उतना ही पब्लिक जो है नाखुश होगा, जिसका रिजल्ट हमको कोल्ड वार के रूप में दिख गया था। तो चलिए, इस चैप्टर में फेडरलिज्म का मतलब यही समझ में आया कि फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल अथॉरिटीज से लेकर के वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ कंट्री में। यानी कि अगर हमारे देश में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल से हम लोग स्टेट में और स्टेट से और भी छोटे छोटे कम्युनिटीज में यहाँ पर हम लोग पावर को शेयर करते हुए दिखेगा। तो देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है। तो फेडरलिज्म का मतलब यही है कि हम लोग पावर को शेयरिंग जितने अच्छे से करेंगे, वही पावर जो है सेंट्रल से लेकर स्टेट तक और स्टेट के अलावा भी और भी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें हम लोग पावर को शेयर करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर जो डिवाइड किया जा रहा है बिटवीन सेंट्रल एंड वेरियस अथॉरिटीज पे ही डिफाइन किया जा रहा है फेडरलिज्म को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कम से कम फेडरलिज्म में आमतौर से फेडरलिज्म में दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। एक गवर्नमेंट होता है इंटायर कंट्री के लिए और दूसरा गवर्नमेंट जो होता है एक स्टेट और प्रोविंस के लिए होता है। ठीक है, तो कम से कम दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आ गया। अगर जहां सेंट्रल से स्टेट में पावर ट्रांसफर हुआ तो ये तुम्हारा फेडरलिज्म के अंदर डिफाइन हो गया। ठीक है, तो देखिए इंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, वो फ्यू सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, फ्यू सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, और जो स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट है वो डे टू डे लाइफ में जो क्या होता है उस सब्जेक्ट पे ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है।
अब देखिए हम लोग को फेडरलिज्म का कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है किसके बीच में, एक यूनिटरी सिस्टम के बीच में और फेडरल सिस्टम के बीच में। तो आखिर देखते हैं यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में अभी तक हम क्या देखें कि यूनिटरी सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जो कि पावर जो होता है एक ही अथॉरिटीज के पास होता है, और फेडरल सिस्टम का मतलब यही होता है जो पावर जो होता है सेंट्रल अथॉरिटी से स्टेट अथॉरिटीज में जाता है, और भी किसी तरह का अथॉरिटीज है तो उसमें भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है यूनिटरी सिस्टम में कि यहाँ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और इसका सब यूनिट्स हो, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे ही चलता है, ठीक है। तो ये यूनिटरी सिस्टम का कंडीशन हुआ। यानी यूनिटरी सिस्टम में क्या बताएं कि सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल होता है, सिर्फ सेंट्रल, ठीक है। और फेडरल सिस्टम में क्या बोलेंगे कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनता है जिसके पास पावर होता है, अपने आप के पास पावर होता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो उससे पूछताछ नहीं होता है। यानी कि वो समझो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जो सेंट्रल से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, पावर को डिवाइड किया जाता है। वहीं यूनिटरी सिस्टम में दूसरा एक पॉइंट देखते हैं क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है सिर्फ ऑर्डर को पास कर सकता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डर को पास कर सकता है किस पे, लोकल गवर्नमेंट पे, ठीक है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ऑर्डर नहीं दे सकता स्टेट गवर्नमेंट को। ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली। तो देखिए यहाँ जो है इसका फाइनल कंक्लूजन जो है पूछता है कि बोथ गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि ये दोनों जो गवर्नमेंट होता है वो सेपरेट बाय सेपरेट पीपल को आंसर दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए फेडरलिज्म का फीचर्स क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स होता है। तो देखिए फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर्स में आता है कि किसी भी कंट्री में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, एक तुम्हारा सेंट्रल में गवर्नमेंट होना चाहिए और एक स्टेट में गवर्नमेंट होना चाहिए। जहाँ दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिख गया वो तुम्हारा दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या उससे ज़्यादा भी दिख गया तो उसको हम लोग फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। दूसरा, जितने तरह का गवर्नमेंट होता है सबके पास अपना जुरिडिक्शन लेने का हक होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो है क्या है, लेजिस्लेटिव्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशियरी। ये तीनों का जो है अपना अपना लेवल होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू इम्प्लीमेंट लॉ, और जुडिशियरी का काम क्या है, टू जज लॉ, ठीक है। यानी कि ये तीनों के पास अपना अपना जो है लेने का डिसीजन है, ठीक है। अब देखो थर्ड फीचर्स इसका यही है कि जुरिडिक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, ठीक है। जुरिडिक्शन का काम ही जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अपने से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। फोर्थ फीचर इसका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन जो होना चाहिए वो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी लॉज को चेंज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो सिर्फ जो है एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। यानी कि उसको बनाने के लिए या तो फिर कोई नियम को हटाने के लिए हमको जितना भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है सबका परमिशन मिलना चाहिए, वो एक डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है, ठीक है, तो एक हमारे पास कोर्ट्स को बनाया गया है जिसके पास स्पेशल पावर दिया गया है कि इस तरह का डिस्प्यूट्स में क्या है कि वो इंटरफेयर करे और जा करके एक फाइनल डिसीजन सुनाए। इसके बाद जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू को लेकर के बोल रहा है कि जितना भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली दिखे, स्पेसिफाइड हो क्लियरली, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है फेडरलिज्म का कि एक यूनिटी है और एक डाइवर्सिटी है। यानी कि ये दो फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका फेडरल सिस्टम का है। यूनिटी का मतलब होता है क्या कि हम लोग अपने देश को सेफ कर सकते हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम लोग के देश में जितने भी अलग अलग कल्चर, कास्ट, क्रेड, ये सब का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे पब्लिक को हम लोग मिलजुल के यहाँ रहने दें।
ठीक है। तो फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताएं कि फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिटी और डाइवर्सिटी। तो देखिए 7 फीचर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला फीचर्स है कि हर देश का अपना 2 या 2 से ज़्यादा टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में सबका अपना अपने अधिकार होना चाहिए जज करने का। तीसरा ये बताएं क्या कि जो जज होता है, जो जुरिडिक्शन होता है इंडिया का, वो एक स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथा क्या बताया, चौथा ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी संविधान, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉज को चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सबका अपना अपना अधिकार होना चाहिए चेंज कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका 5th फीचर्स है वो ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी प्रकार का ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स, तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि हम लोग जज को एक अधिकार दिया गया है जो कि किसी प्रकार का डिसीजन को फाइनल सुना सकता है, ठीक है। जितने भी प्रकार का रिवेन्यूज होता है वो सारा रिवेन्यू जो है वो क्या करेगा कि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास दिखेगा। और इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो भी फेडरलिज्म होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब क्या बोले, यूनिटी जो है वो क्या करता है, सेव करता है पीपल को और प्रमोट करता है। और डाइवर्सिटी का मतलब जितने भी रीजन है हमारे अंदर वो सबको अकोमोडेट करता है। फेडरलिज्म का जो फॉर्मेशन है 2 तरह से हुआ है, एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। तो ये जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का मतलब ये होता है कि एक छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो आपस से मिल करके एक बिगर यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहने का मतलब है कि एक बड़े यूनिट्स जो है वो छोटे यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जितने भी स्टेट्स होते हैं सबके पास इक्वल पावर्स होते हैं, लेकिन वही चीज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर होते हैं, ठीक है। स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में एक जम्मू कश्मीर है जिसके पास जो पावर है वो और भी इंडिया में स्टेट्स के हट करके है। जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब स्टेट्स ऐसा है हमारे देश में जिसके पास एक्स्ट्रा पावर्स है, ठीक है। स्टेट्स और कमिंग टुगेदर में क्या है कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर इक्वल होता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एग्जांपल जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और वही चीज होल्डिंग टुगेदर में देखें इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है। यानी कि फाइनली ये समझिए कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या क्या बात है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जितने भी छोटे स्टेट्स है वो सारा टूट करके एक बड़ा यूनिट्स, सारा जुड़ करके एक बड़ा यूनिट्स बनता है, ठीक है। इसमें जितने भी स्टेट्स होते हैं सबके पास इक्वल पावर्स होता है और साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर दोनों इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सब ऐसा कंट्री है जिसमें छोटा यूनिट्स जो मिल करके एक बिगर यूनिट्स बना है और साथ ही साथ सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आ जाए तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये बताया जा रहा है कि एक लार्ज कंट्री जो है छोटे यूनिट्स में टूट चुका है और इसमें जो होता है हर स्टेट्स के पास हो सके तो अनइक्वल पावर्स हो। और तीसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे इंडिया जो है इसमें क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में। तो देखिए इस पार्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर ले। सबसे पहले फेडरेशन का मतलब यही हुआ कि जहाँ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयर हुआ तो वहाँ फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया। साथ ही साथ इसके अलावा जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को देखे हम लोग, पहला गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए, दूसरा प्रोविंस के लिए। जो इंटायर कंट्री का गवर्नमेंट जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है जो है वो ये एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारा फेडरलिज्म जो है वो एक यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के कॉन्ट्रास्ट में आता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या बताया था, यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है और फेडरल सिस्टम में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाता है। इसमें सेंट्रल
जो है डायरेक्ट जो है पास कर सकता ऑर्डर को, ठीक है। यूनिटरी में और फेडरल में जो होता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पास नहीं कर सकता ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद फीचर जो है 7 हम लोग देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है और है तो कैसे है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।